नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का पेपर सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और बहुत सारे बच्चे अभी रिसेंटली मैं आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप टाइपिंग खत्म करके सेंटर से बाहर आओ और मैं आपको बताऊं कि मैथ्स का पेपर कैसा आया, आप लोगों ने अंदर क्या कांड करा है वो मैं सारा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा बैठ के। इस बार जो पेपर है बच्चों के लिए सरप्राइजिंग है। देखो, पहली बात तो इस बार का पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ। पिछली बार जो उन्होंने 4 शिफ्ट बनानी थी और 4 शिफ्ट ऐसी घटिया और ऐसी रद्दी बनाई कि बच्चों ने भी और टीचरों ने भी मिलकर गालियां दी 2022 के मेंस के पेपर को, ठीक है। लेकिन 2023 में एसएससी ने अपनी इज्जत को थोड़ा बढ़ाया, बरकरार रखा। हो क्या रहा है कि पिछले 2-3 साल से सीजीएल और सीएचएसएल को छोड़कर भारत में जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल लो, आप बीपीएससी का भी पेपर हुआ है, आपका डीडीए का पेपर हुआ है, आपका आईसीआर का पेपर हुआ है, एफसीआई का पेपर हुआ, अभी रिसेंट सीपीओ का पेपर हुआ है, इवन एमटीएस का पेपर हुआ है, इवन एसएससी जीडी का पेपर तक सीजीएल और सीएचएसएल से बढ़िया आ रहा था। मतलब सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर था सबसे घटिया, पूरे देश में सबसे घटिया पेपर इन दोनों एग्जाम का आ रहा था, ठीक है ना। तो उसमें टीचर्स भी खुश थे कि भाई बालक भी खुश, अरे आसान आसान आ रहा, पढ़ने की जरूरत क्या है। देखिए, आसान आए ये हमारे लिए दुख की बात है, इस पर हमें दुख मनाना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या कट ऑफ आसमान छू रही। देखो, कट ऑफ इतनी ऊंची पहुंच गई कि आप छलांग मार के भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो पेपर का जो लेवल है हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आना चाहिए, जिससे कि गधे घोड़े में फर्क हो सके, ठीक है भाई। और डिसाइडिंग फैक्टर जो मैथ रहे, ठीक, मैथ रहे, ठीक है। जिसका मैथ वीक उसकी नौकरी पौकरी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए, तो इस बार मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं एवरेज अटेम्प्ट 20, 22, 23 करके आए शॉर्टी के साथ। तुक्के तो मार दिए हैं लेकिन पूरी शॉर्टी गारंटी के साथ 20, 22 जो है 23 तक वो सही ठीक ठीक करके आए हैं। 30 क्वेश्चन में से 20, 22, 23 सवाल ही शॉर्टी के साथ एक एवरेज बच्चा सही करके आ रहा है, तो इसका मतलब पेपर अच्छा बनाया है। मैं आपको बताऊंगा पेपर के बारे में, फिर मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है जी। जैसे सवाल आए, सबसे पहले कि पेपर पहले की तुलना में, नहीं कह रहा कि कैलकुलेटिव है, लेकिन अभी तक जो पेपर घटिया आ रहे थे 2-3 सालों से, उनकी तुलना में पेपर कैलकुलेटिव है, अच्छा है। वैसे कैलकुलेटिव नहीं है, पिछले सालों की तुलना में है, ठीक है भाई, समझ में बात। अरे ठीक है, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको हलवा लगेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठे बच्चे के लिए वो चीज कठिन है, ठीक। दूसरा, पेपर थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है, ठीक है ना, कि हमको आदत है वन लाइनर सवाल करने की, सीधे सीधे कि सवाल पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया, वैसा नहीं, आपको जो है कई स्टेप लिखने पड़ेंगे। दूसरी बात, डीआई से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन से। ना पिछले साल के मेंस में आया था सीजीएल के, ना पिछले साल के सीएचएसएल के मेंस के पेपर में आया था, और ना ही इस साल के सीजीएल के मेंस में डीआई आया है। तो यह हो सकता है कि अभी जो सीएचएसएल का मेंस होने वाला आपका 1 हफ्ते के बाद, उसमें भी डीआई ना पूछा जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, 20 सवाल हर बच्चे से हो गए, लगभग 20 सवाल डुएबल हैं, लेकिन बाकी के 10 सवाल में बच्चे खेल गए, वो टाइम टेकिंग है, उनको करने में भैया बालकों को मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत, तकलीफ हुई है, बच्चों को दुख हुआ दिल में, ठीक है भाई। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है भाई। चलो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुंह धोकर पेपर देने चले जाएं और 30 में से जैसे पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ कि 27-28 सवाल सही कराएं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप खूब पढ़ के जाएंगे तो जाके आप 27-28 ठीक कर पाओगे, ऐसे नहीं आप कर नहीं सकते, कर सकते हो लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा। जो बच्चा बहुत मेहनत करके किया है वो 28-29 ठीक भी करके आए हैं, ठीक है ना। चले, एक नई चीज हुई है कि अलजेब्रा और त्रिकोणमिति का कोई सवाल नहीं, साइन कॉस टेन वाले नहीं पूछा। हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे गए 2-2 सवाल, लेकिन अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के x+1/x साइन कॉस टेन फॉर्मूला वाला कोई सवाल नहीं आया है, ठीक है भाई। दूसरी बात कि पिछली बार जो सीजीएल का पेपर नहीं हुआ था, मजाक हुआ था, वो मजाक, तो पिछली बार के मजाक से कहीं ज्यादा घटिया जोक इस बार के पेपर में डाले गए हैं। पिछली बार के कंपैरिजन में काफी अच्छा पेपर है, लगभग 3-4 गुना, ठीक। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बैठे रहें आप मेरे साथ जी। दूसरी बात कि अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज्यादा पूछा गया है, कि 30 में से 4 क्वेश्चन की जगह तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ने ही ले ली, ठीक है भाई।
पेपर में खूब मजा आया है। तो अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज्यादा पूछा गया है और डेसिमल का, दशमलव का इस्तेमाल किया गया है। 10%, 20% जैसी आसान चीजें यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, चलिए 2 सवाल स्टेटिस्टिक्स के आए हैं। मैंने 15 दिन पहले एक स्टेटिस्टिक्स की एक वीडियो डाली थी सांख्यिकी की, और जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी वो 2 सवाल उसके लिए निहायत ही आसान रहे होंगे। 2 सवाल मात्र 1 से 1.5 मिनट में कर लिए होंगे। पिछले साल मैंने 1 घंटे की एक वीडियो डाली थी सांख्यिकी, अगर किसी बालक ने वो 1 घंटे की वीडियो भी देख ली होगी तो भी वो स्टैटिक्स के 2 सवाल करके आया होगा। प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल खतरनाक आए हैं, नए आए हैं भाई। इसमें तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको वाकई में प्रोबेबिलिटी आती होगी। ठीक है ना, प्रायिकता। चलिए, और ये फाइनल है जो कंक्लूजन में कर रहा हूं कि सारा का सारा जो है, जो भी हमने अपने मेंस के बैच में पढ़ाया, 0 to हीरो में पढ़ाया, लगभग लगभग वो सारे सवाल वहां से आपको मिले हैं। एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज, केवल डाटा बदला गया है। अब जब एग्जैक्ट आंसर की आएगी तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैच करवा के दिखाऊंगा भी कि भाई ये सवाल हमने कराया था। हमारे बालक बड़े खुश हैं कि सर जो मेहनत हमने आपके साथ करी और हमने पर्सनली घर पे रह के करी वो पूरी वसूल हुई, कि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई बैच में। एक एक चैप्टर से 100 150 कैलकुलेटिव पिछले साल के मैंने हर एग्जाम के छांट छांट के बालकों को सवाल करवाए और वो बेनिफिट हुआ है बच्चों को। मेरी मेहनत भी कामयाब हुई। अब मुझे दुख तब होता जब पेपर एकदम लल्लू पल्लू आ जाता, सड़क छाप पेपर आ जाता, हर बालक 29 30 कर रहा है, तो हमारे मेहनत करने का फायदा ही नहीं है। टीचर के मेहनत करने का फायदा है तभी है जब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पेपर आए और बच्चों को तकलीफ हो सारे सवाल सॉल्व करने में। ठीक है भाई, तो हमारे बालक तो बहुत खुश है सर, ऐसा ही लेवल आना चाहिए पेपर का। ओके, चलिए, तो ये सारी बात मुझे मोटी मोटी आपको बतानी थी। मैं आपको सवाल बताऊंगा जो सवाल एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है जी, जब एग्जैक्ट आंसर की आएगी तो मैं सारे क्वेश्चन टाइप करवा के प्रॉपर सीक्वेंस में करवाऊंगा। अभी हम एक एनालिसिस करेंगे रफ। बच्चा कह रहा ब्याह करवा दो, अभी करवाऊं तेरा ब्याह, अभी करवाऊंगा ब्याह। फिर कहेगा सर तलाक का प्रोसीजर क्या है? अच्छा वकील का नंबर दे दो सर। चलिए, इक्वल हाइट टावर बच्चे ने सॉल्यूशन भी करके भेज दिया। कितना प्यारा बालक है। 2 बराबर हाइट के टावर हैं, उनके डिप्रेशन एंगल जो हैं एक्स और वाई हैं। डिप्रेशन एंगल एक्स और वाई, 10x 2/5, 10y 3/5, डी 150 फाइंड हाइट। नहीं समझे ना भाई, ये है जमीन। जमीन कम होती जा रही है आजकल, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है भाई, तो जमीन है। अब 2 टावर हैं, 2 टावर, ये एक टावर है, ठीक है भाई, और एक दूसरा टावर है। दोनों टावर इक्वल हाइट के हैं, दोनों टावर बराबर ऊंचाइयों के हैं। तो दोनों टावर की जो हाइट है सेम है, इक्वल हाइट के 2 टावर हैं और इन दोनों टावर के बीच की दूरी है 150 मीटर। अब इन दोनों टावर को मिलाने वाली लाइन पर कोई पॉइंट P है। इन दोनों टावर को मिलाने वाली लाइन पर कोई पॉइंट P है और टावर के टॉप से इस पॉइंट P का डिप्रेशन एंगल x है। डिप्रेशन एंगल है मेरे दोस्तों x, ठीक है भाई। और इस दूसरे टावर से इस पॉइंट P का जो डिप्रेशन एंगल है मेरे दोस्तों ये y है, ये y, ठीक है ना। सवाल में आपको बोला है 10x 2/5, दोनों टावर इक्वल हाइट के, 10x 2/5 है और 10y की जो वैल्यू है बच्चों 3/5 है। तो आपसे पूछा हाइट ऑफ ईच टावर, प्रत्येक टावर की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ ईच टावर। बहुत आसान सवाल है, करवाए हुआ भाई, ऐसा पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। बताओ मेरे दोस्तों, देखो दोनों टावर की हाइट सेम है, यहां से सवाल में वीक मिला हमें, ये x है तो मेरे दोस्तों ये भी x हो जाएगा। अभी ये y डिग्री है तो ये y डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब ये 2/5 है 10x, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, x के सामने परपेंडिकुलर 2 है तो बेस 5 है, परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो 2 5। अब यहां पर ये y है, y के सामने परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो ये भी 3 5 दिया है। क्या रेशियो दिया है 3 5। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहां टावर की हाइट 2 हो गई, यहां टावर की हाइट 3 होगी। इनका रेशियो 2 5 है, इनका रेशियो 3 5 है, गलत बात है। टावर की हाइट तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना, 2 3। तो टावर की हाइट दोनों जगह सेम है, 2 3 को सेम करना पड़ेगा, 6 और 6। 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, पूरे रेशियो को 3 से गुणा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15।
भाई यहां भी टावर की हाइट को अगर मुझे 6 बनाना है तो किससे गुणा करूंगा? 2 से। ये 2 तिया 6 और ये कितना हो जाएगा बच्चे? हो जाएगा 2 पंजे 10। देखो दोनों जगह टावर की हाइट सेम बनेगी, 6 यूनिट 6 यूनिट बनी। अब टोटल ये दूरी कितनी आ गई? 15 ये है, 10 ये है, टोटल दूरी आ गई 25। 15 जमा 10 25। 25 की वैल्यू 150 मीटर है 6 गुना। अगर ये वैल्यू 6 गुना है तो टावर की हाइट भी 6 गुना होगी। 6 गुना 6 36 मीटर। तो प्रत्येक टावर की ऊंचाई 36 मीटर और यही सवाल का आंसर था। रेशियो से करेंगे सवाल सॉल्व। बोलो हाँ। वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सब भाई। ठीक है जी। चलिए ये सवाल नंबर 1 था। हम लेंगे सवाल नंबर 2 जी। सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। ठीक है ना। देखो सारे सवाल आपको यहीं मिल जाएंगे, बाकी आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारी वीडियो यहां से टिप ली जाएंगी। ठीक है दोस्त, ओके। क्योंकि बालक ही हमारे सबसे ज्यादा हैं। बालक इतने तेज हैं कि सॉल्व भी करते हैं, पेपर अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हैं और सवाल याद करके हमको व्हाट्सएप भी कर देते हैं। ठीक है, इतना तेज बालक है। बताओ और कहीं मिलेगा? रेट कितना है? 20% जी। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो 4,641 रुपए मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। बताइएगा कैसा? अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली। तो आपसे सवाल में पूछा है कितना टाइम लगेगा? फाइंड टाइम। समय आपसे पूछा कितने समय लगेगा? साल। बताओ 10,000 रुपए पर 20% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 4,641 रुपए है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। कितना समय लगेगा? देखो एक बार बताओ, 10,000 रुपए पर 4,641 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है? 46.41%। 46.41% एक प्यारी परसेंटेज है हमारे सगे वाली। 10-10 का 4 बार सक्सेसिव। अगर ब्याज 20% पर एनम है, एक साल में 20% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 6 महीने में ब्याज होगा 10%। 6 महीने में 10% ब्याज होगा। 10-10 का 4 बार सक्सेसिव करने पर 46.41% आता है। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना का 4 बार सक्सेसिव किया है। 10-10-10-10 का 6-6 महीने की 4 पूरी टर्म कंप्लीट होंगी। 6-6 महीने की 4 साइकिल, यानी कि समय हो जाएगा 24 महीने या फिर 2 साल। ये वर्बली करने वाला सवाल था, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी किसी बालक को। 2 साल, 4 साल नहीं है बेटा, जो 4 बता रहे वो गलत है। 6-6 महीने की 4 साइकिल कंप्लीट हुई हैं। टोटल टाइम तो 2 साल होगा। ये छोटी छोटी गलतियां जो आप पेपर में करके आते हो, फिर आप कहते हो सर करा तो सारा था, हुआ नहीं। आप ध्यान दिया करो मेरे दोस्तों सवालों पे। ठीक है भाई, चलेंगे। ये बताओ, ऑल वोट्स 6,050 हरि, किशन और ललित हैं जी। ओके ठीक है। कौन सा सवाल चलेगा? तीसरा। टोटल वोटर्स जो हैं एक गांव में 6,050 हैं और कोई वोट इनवैलिड नहीं है। नो वोट्स इनवैलिड, कोई भी वोट खराब नहीं हुई है। मैं पूरा लिख लिख के बता रहा हूं। सॉल्व करना अलग बात है, लिखना समझाना सॉल्व करना वो अलग बात है। 3 लोग हैं, हरि, किशन और ललित। हरि, किशन और ललित 3 लोग हैं। बोला है ललित को हरि और किशन से 42% ज्यादा वोट मिले हैं। ललित को हरि प्लस किशन से 42% ज्यादा वोट मिले, ज्यादा वोट मिले। ठीक है भाई। उसके बाद हरि को 8%, हरि को टोटल का 8% वोट मिले। हरि को टोटल का 8% वोट मिले। तो आपसे पूछा है किशन को कितने वोट मिले, किशन को बताओ। ये सवाल है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बताएं। देखो ये जो सवाल है
ये इलेक्शन का सवाल है ही नहीं, तो नॉर्मल परसेंटेज का सवाल है। तीन लोग हैं, हरि, किशन और ललित। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। ललित को हरि प्लस किशन दोनों से मिलाकर 42% ज्यादा वोट मिले। और 42% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ? 42% मतलब 42/100, 21/50। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि हरि प्लस किशन को 50 यूनिट मिले हैं तो ललित को 21 यूनिट ज्यादा मिले। अगर हरि प्लस किशन को 50 यूनिट वोट मिले हैं, 50 यूनिट, तो ललित को 21 ज्यादा मिले। ललित को वो कितने वोट मिले? 71 यूनिट। 71। ठीक, आपसे पूछे किशन के वोट, देखो कई सारे तरीके, या तो आप यूनिट में सॉल्व कर लो या एग्जैक्ट कर लो। बताओ कौन से बताऊं? 50 से 21 71 हो गया ना। तो भाई तीनों को मिलाकर मिले हैं 50 प्लस 71, तीनों को मिलाकर मिले टोटल 121। 121 की वैल्यू सवाल में 6050 दी है, 50 गुना। तो एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो हरि प्लस किशन को मिले हैं 50 यूनिट। 50 की वैल्यू आ जाएगी 50 गुणा 50, 2500। एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू आ गई 2500। यानी कि हरि प्लस किशन को मिलाकर 2500 वोट मिले। पूछा किशन भाई साहब को कितने मिले? सवाल में साफ साफ दे रखा है हरि को मिले हैं 8% वोट। टोटल वोटर है 6050। 6050 का 8% नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? 6000 का 8% 480, 50 का 8% 484। तो हरि भाई साहब को 484 वोट मिले, तो बचे वोट किसको मिलेंगे? किशन को। अब 2500 में से 484 घटाओ, कितना आएगा? पहले आप 400 घटा लो 2100, फिर 84 घटा देंगे, 2016। 2016 वोट मिले होंगे। यही आ रहा है क्या सबका? आप यहां पे यूनिट्स में भी, रेशियो में भी कर सकते हैं कि आप पहले किशन की यूनिट्स निकालो, इसको कितने वोट मिले। यहां पे थोड़ा इजी है तो हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर ली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल समझ में आई बात? चलो मैं ऊपर से बताता हूं आपको। ये बताओ दोस्त, ए और बी किसी काम को 12.5 दिन में करते हैं। ये सवाल सबसे ज्यादा भेजा बच्चों ने। ए और बी किसी काम को 12.5 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को 18.75 डेज में करते हैं। और सी और ए उस काम को 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में सी और ए। डी इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी। डी इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी। यानी कि डी की जो एफिशिएंसी है सी से 40% ज्यादा है। तो पूछा है ए बी सी अलोंग विद डी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन। ए बी सी डी के साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए बी सी डी के साथ मिलकर, ये चारों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? सवाल पूछा गया, बताओ। ए बी सी डी के साथ मिलकर, तो 12.5 का मतलब 25/2। 18.75 का मतलब 18 प्लस 3/4, यानी कि 75/4। 75/4 दिन। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा इन सब का? 25 75 25 का 75। तो टोटल वर्क आ गया जी 75। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी प्लस सी की आ जाएगी 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बताओ यहां से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ूंगा तो 6 4 10 3 13, 13/2, 13 2A 2B 2C आएगा, 13/2 6.5। तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6.5। सी की कितनी है? ए प्लस बी की है 6, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची? आधा, 0.5। सी की एफिशिएंसी 0.5 है, डी की 40% ज्यादा है। 0.5 से 40% ज्यादा कितना होता है? 0.7। यानी कि डी की एफिशिएंसी है 0.7। तो चारों लोग मिलकर 75 यूनिट काम करेंगे, ए बी सी डी मिलकर। भाई तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है, ए प्लस बी प्लस सी की, डी की 0.7 है, तो चारों की कितनी हो जाएगी? 6.5 में प्लस 0.7, 7.2। तो 7.2 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इतना समय लगेगा, ये 0 किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 125 12 6 से, यानी कि 12 2 शाम 10 सही 5/12 दिन।
चारों लोग मिलकर काम इतने दिन में करेंगे। ये आ रहा है? बताइए। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों। ये आपको देखो, दशमलव को देख के डरना नहीं है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो सारी चीजें आपको आसान इजी ही दिखाई देंगी। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। सवाल ये है कि पी से क्यू का रेशियो, पी से क्यू का जो रेशियो वो 3-4 है, ऐसे लिख देता हूं। पी से क्यू का रेशियो आपको 3-4 दिया है, ठीक। और आपको क्यू से आर का जो रेशियो है वो 4-7 दिया है, 4-7। तो पूछा क्या आपसे, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और पी प्लस आर, इनका रेशियो आपसे पूछा है। मेरे हिसाब से पेपर का सबसे आसान सवाल था ये, सबसे आसान सवाल पूरे पेपर का। बनाएं। रेशियो पूछा आपसे तो रेशियो कंबाइंड करना है। यहां भी क्यू 4 है, यहां भी क्यू 4 है, दिक्कत ही नहीं। आ गया पी क्यू आर का रेशियो, ये पी क्यू आर का रेशियो आ गया। इसको साइड में खिसका लो ना, ये आ गया 3-4-7। बस पी प्लस क्यू 7 हो गया, क्यू प्लस आर 7-4-7 11 हो गया, पी प्लस आर 10 हो गया। 7-11-10 ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आसान सवाल था पूरे पेपर में, सबसे ज्यादा। आगे चलेंगे। ए लार्ज क्यूब ऑफ साइड 48 इज मेल्टेड। अभी एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड 48 इसको पिघलाया गया है। ए लार्ज क्यूब ऑफ साइड 48 इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया। हाँ, इंटू एन नंबर स्मॉलर क्यूब्स, इंटू एन स्मॉलर क्यूब्स, क्यूब्स ईच हैविंग वॉल्यूम 64, ईच हैविंग वॉल्यूम 64। ठीक है, आपसे पूछा है एन का मान, एन का मान कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। बस केवल वॉल्यूम को बराबर रखना है, आसान सवाल है। एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड है 48, इसको पिघला के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं और हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 64 है। तो बताओ कितने क्यूब बनेंगे, वॉल्यूम को बराबर रख दो। अगर हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 64 है, 64 होता है 4 का क्यूब, तो साइड कितनी होगी छोटे क्यूब की, 4। बड़े क्यूब की साइड 48 है, इसको पिघला के छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं, छोटे क्यूब की साइड 4 है, तो कितने क्यूब बनेंगे, 48/4 का क्यूब। डायरेक्ट शॉर्टकट है, जब हम बराबर रखेंगे। 12 का क्यूब 1728 इस सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों। बताइए, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, नो? सर एक सर्कल से था, कॉर्ड 20.5 दिया था, उसकी रेडियस पूछी थी। एक सर्कल की कॉर्ड यानी कि जीवा 20.5 सेंटीमीटर, एक सर्कल की कॉर्ड। तो आपसे पूछा रेडियस, रेडियस, लेकिन रेडियस ऐसी वैसी नहीं है भाई साहब, रेडियस ऐसी वैसी नहीं है। दिया है रेडियस लेस देन 10.25 इक्वल टू 10.25, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25, ये भी बराबर 10.25। ऐसे 4 ऑप्शन थे, बताओ कौन सा सही है, बताना जरा। एक सर्कल की जीवा 20.5 है, उसकी रेडियस, रेडियस नहीं पूछी, रेंज पूछी है रेडियस की। आप जानते हैं कि सर्कल का जो डायमीटर यानी कि व्यास होता है, अगर हम किसी भी सर्कल का व्यास खींचते हैं, डायमीटर, डायमीटर भी एक टाइप की कॉर्ड है जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा। अब एक सर्कल की कॉर्ड 20.5 है, अगर मेरे प्यारे भाई, अगर ये डायमीटर भी तो कॉर्ड है, अगर डायमीटर ही 20.5 हुआ तो रेडियस जो हो जाएगी 10.25 हो जाएगी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि रेडियस 10.25 से तो मेरे दोस्तों बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं, जरूरी थोड़ा ना है कॉर्ड डायमीटर ही हो। लेकिन अगर ये कॉर्ड डायमीटर ना हो के कुछ और हुआ, ये होगी कॉर्ड, तो इस केस में जो रेडियस आएगी, सॉरी 20.5 बोला है ना, 20.5, इस केस में जो रेडियस आएगी
उस 20.5 का आधा 10.25 से बड़ी आएगी, तो यानी कि ये उत्तर होना चाहिए सी ऑप्शन। रेडियस या तो 10.25 के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी। लॉजिकली सोचो, अच्छा सवाल है ये। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आएंगे। भाई सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास होती है। अबे बोला एक सर्कल की कॉर्ड 20.5 है। अगर एक सर्कल की कॉर्ड ही आपकी 20.5 है जीवा, अगर सपोज जीवा डायमीटर के बराबर है तो रेडियस 20.5 का आधा 10.25 हो जाएगी। लेकिन अगर जीवा डायमीटर से बराबर नहीं है, यानी कि जीवा छोटी है, तो उस केस में जो रेडियस आएगी वो 10.25 से बड़ी आएगी। तो इस हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जबरदस्त सवाल था मेरे दोस्तों, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बनाएं। ये भी हो गया भैया। ओके जी। ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द साइड ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो स्क्वायर बीसीडीई पर बना हुआ है। बीसीडीई, बीसीडीई, एबीसी है ना, तो मैं बीसी को उधर बना लेता हूं। ये एक स्क्वायर, एक वर्ग है बी सी डी ई। अब आप बताओ, इस स्क्वायर की तो चारों भुजाएं बराबर होंगी ना। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है एबीसी, इसके बाहर बना आउटसाइड। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बना हुआ है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बनेगा एबीसी। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जी आपका एबीसी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। ठीक है ना। तो एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बीसीडीई स्क्वायर है, तो दोनों में बीसी कॉमन है, इसलिए मैंने बीसी पर बनाया है। आपसे बोला है थ्राइस ऑफ एंगल बीईए, थ्राइस ऑफ एंगल बीईए प्लस एंगल बीएई, बीएई। ये बताओ जल्दी से, ये सवाल है। अब इसको यहां से मिलाओ मेरे दोस्त, ये मिला देते हैं। अब बीईए, बीईए ये वाला एंगल है और बीएई ये वाला एंगल है, और आपसे ये पूछा है, नहीं कर सकते क्या? कैसे करोगे भाई? जो स्क्वायर की साइड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 90 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 होता है, 90 60 हो गया 150। अगर मैं ट्राइंगल बी ई ए को देखूं, दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दो साइड बराबर, दो कोण बराबर। अगर 90 60 150 है तो बचा कितना? 30 डिग्री। दोनों बराबर होंगे, आधा आधा। ये भी 15 डिग्री होगा, ये भी 15 डिग्री होगा। ये दोनों बराबर ही हैं, ये 3 गुना है, ये 1 गुना है, तो 15 का 4 गुना हो गया 60 डिग्री आंसर। सीट में सेम क्वेश्चन कराया भाई, सेम क्वेश्चन सीट में करवाया हुआ है, सेम सवाल एज इट इज। बताओ इसमें क्या तकलीफ थी? ओके चलिए अगला सवाल। 20% कोमा 35% एंड 10% का सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? बताओ, ये सवाल आया है। 20%, 35% और 10% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? जवाब दीजिएगा, बोलिएगा। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लग सकता है। ठीक है भाई, आप कैसे भी कर लो, वो इच्छा आपकी है। अब जैसे मैं इन दोनों का ही निकाल लूं, बताओ इन दोनों का क्या आएगा सक्सेसिव? अब 20 और 35 का कितना हो जाएगा जी? 55 और माइनस एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, 20 गुणा 35 700 बटे 100, 7, यानी कि 55 माइनस 7 48। ये 48 हो जाएगा। और 48 और 10% का सक्सेसिव निकालना है। 48 और 10% का सक्सेसिव क्या आएगा? 58 माइनस 4.8, यानी कि हो जाएगा 53.2। 53.2% खत्म। आसान डाटा है तो हमने मजाक बना लिया। बजाकर मैथ्स हलवा था, पर वो हलवा करेले का था। सारे क्वेश्चन कर लिए ना। चलिए अब अगला सवाल आया है मेरे दोस्त, आपका मोड वाला।
बोला लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मैं पूरा लिख के आपको बता रहा हूं, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, एल से। ये 46.5। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है हम इसको डिनोट करते हैं F1 से। ये आपको दिया है 32। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडेंस क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडेंस क्लास, ये आपको दिया F0, प्रीसीडेंस क्लास की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है 28, F2 बोलते हैं हम इसे। मोड दिया है 48.5, आपको मोड यानी कि बहुलक 48.5 दिया है। आपसे पूछा रेंज ऑफ क्लास, क्लास की रेंज क्या है, रेंज ऑफ क्लास, रेंज ऑफ क्लास को हम डिनोट करते हैं H से, ये आपसे पूछा है। पूरा फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन करके बताया, बट एग्जामिनर ने जो है उल्टा पूछ लिया, कुछ नया नहीं है, बस उल्टा पूछ लिया मेरे दोस्तों। अब जिस बच्चे को मोड का फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा। मोड क्या होता है मेरे दोस्तों, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है कंसेप्ट। आपको केवल यहां पे छोटे बालक की तरह वैल्यू रखनी है। मोड कितना है 48.5, लोअर लिमिट कितना है 46.5, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट F1 माइनस F0, ठीक है ना, 32 माइनस 25। अगर कोई डाटा इधर उधर है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। 32 माइनस 25 7, और नीचे 2F1 यानी कि 64, और 25 28 53, तो 64 माइनस 53 11, और ये H इधर जाएगा 2, 11 की 2 में गुणा 22, 22/7 आ रहा भाई H तो, ठीक है ना। मुझे लगता है वैल्यू में गड़बड़ है, क्योंकि ये पूरा पूरा आना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए इंटीजर की। बताइए, अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो कर लेगा सिंपल सा। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, बालक ने सवाल जैसे हमको भेजा है, ये इसी तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि इसकी टेबल दी हुई थी। बताइए, चलिए आगे चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बनाएंगे आपके सामने, बढ़िया सवाल बनाएंगे भाई साहब। ये हुआ, हाँ जी। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्ड 1/3 डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस देखो 1/3 डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम 12 घंटे। आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बनाएं। एक आदमी कुल दूरी का 1/3 30 की स्पीड से और बाकी बची दूरी 40 की स्पीड से चलता है, उसको कुल समय जो है 12 घंटे लगा पूरी जर्नी में। बताओ कुल चलेगी दूरी क्या है। एक तो मजदूर वाला तरीका डी मान के करो, दूसरा आपको बटे 3 करना है, 30 करना है, 40 करना है। टाइम निकालना ना, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस को स्पीड से भाग देते, तो आप इनका एलसीएम मान लो। एलसीएम क्या, मल्टीपल मानेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। 360, तो मैंने डिस्टेंस को 360 मान लिया कि माना डिस्टेंस है 360, तो 360 का 1/3 हो गया 120, तो बाकी बचा 240। अब 120 जाओगे 30 की स्पीड से इतना समय लगेगा, 240 जाओगे 40 की स्पीड से समय लगेगा। टोटल समय कितना लगा, 4 और 6 10, टोटल समय लगा 10। सवाल में समय लगा 12 घंटे, तो 10 की वैल्यू 12 घंटे 1.2 टाइम्स, तो कुल चलेगी दूरी भी 1.2 टाइम्स होगी। 360 का 1.2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 360 प्लस 72 432 किलोमीटर। तो कुल चलेगी दूरी है 432 किलोमीटर, ये आंसर है।
राम राम भाई। बताओ बताओ यार, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है बाल को। बाल को बताओ, सेम क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ बैच में ये वाला? एकदम डिट्टो, सेम टू सेम। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई सवाल बीच में छूट ना जाए। ये भी करवा दिया भाई, ये भी करवा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर आउट ऑफ 14 इज 78। एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर्स आउट ऑफ 14 इज 78। 14th नंबर इज 39। 14th नंबर जो है 39 मोर देन एवरेज ऑफ ऑल। एवरेज ऑफ ऑल 14 नंबर्स। तो आपसे पूछा 14th नंबर, 14वां नंबर बताओ क्या है। बच्चों सवाल था कि नहीं, बताइए जरा। 14 संख्याएं, 14 संख्याओं में से 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 78 है। 14वां नंबर जो है बाकी सभी 14 संख्याओं के एवरेज से 39 ज्यादा है। 14वां नंबर बताओ क्या होगा, ये तो पूछा है। ठीक है भाई, तो 14 संख्याएं हैं जिसमें से 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 78 है। ठीक है भाई, अब 14 संख्याओं का जो भी एवरेज बना, 14 संख्याओं का जो भी एवरेज बना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब अगर हम 14 संख्याओं का जो भी एवरेज है, सवाल में बोला है कि जो 14वां नंबर है वो सभी 14 संख्याओं के एवरेज से 39 ज्यादा है, तो 14th जो नंबर है मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर 14 संख्याओं का एवरेज सपोज x है, तो 14वां जो नंबर है वो x से 39 ज्यादा है। तो आप और 13 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो 78 है। 13 संख्याओं का एवरेज 78। आपसे पूछा 14वां नंबर क्या है, बताओ। अगर 14 संख्याओं का एवरेज x है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, और इन 14 संख्याओं में से एक ही नंबर हटाता हूं, तो इसके निकालने की वजह से 39 का नुकसान होगा। उस 39 के नुकसान को 13 संख्याएं आपस में बांटेंगी, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। 3 कम हो जाने के बाद एवरेज 78 है, तो पहले एवरेज कितना रहा होगा, 81। तो x का मान तो 81 आ गया। अगर x का मान 81 आया है तो 14वां नंबर 81 प्लस 39 होगा 120। 14वें नंबर की वैल्यू 120 होगी। शिफ्टिंग मेथड से किया है। x का मान 81 आया है, 14वां जो नंबर होएगा 81 प्लस 39 120 होगा। ठीक है जी, चलिए। तो ये जबरदस्त सवाल, आप इसको पूरा x मान के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, 2 पेंसिल और 3 पेन का कॉस्ट 55 रुपए। यहां मैं लिख रहा हूं पेंसिल्स, यहां मैं लिख रहा हूं पेन। बोला है 2 पेंसिल और 3 पेन का जो कॉस्ट है वो 55 रुपए है। 7 पेंसिल और 2 पेन का कॉस्ट 65 रुपए है। 65 रुपए। पूछा यह गया है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताओ। 1 पेंसिल प्लस 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया, बताएंगे। 2 इक्वेशन है बेसिकली, आपको यहां पर 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2 पेंसिल 3 पेन 55 रुपए के, 7 पेंसिल 2 पेन 65 रुपए के। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या होगी, बताए जल्दी से। तो भैया आपको 2 इक्वेशन, अब मैं एक्स वाई मान के तो करूंगा नहीं, वो तो बेकार तरीके हैं। आप किसी को भी सेम बना लो। जैसे यहां 3 पेन है, यहां 2 पेन है, तो 3 और 2 को सेम बना लेते हैं। 6 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखो पेन की संख्या सेम होगी, अब घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो बताओ घटा के क्या आएगा।
ये 2 दूनी 4 और ये 3 सत्ते 21। 21 और 4 का डिफरेंस 17। 17 पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? ये 55 दूनी 110, 65 थी 195, है ना। 195 और 110 आ गया 85 रुपए। तो 17 पेंसिल 85 रुपए की हैं, तो एक पेंसिल आ गई भाई साहब 5 रुपए की। अब एक पेंसिल 5 रुपए की आ गई, तो एक पेन कितने का है? एक पेंसिल 5 रुपए की है, 2 पेंसिल है 10 रुपए की। ये 55 है, तो पेन होंगे 3 45 के। 3 पेन 45 के हैं, एक पेन 15 का है। एक पेन 15 का, एक पेन और एक पेंसिल आ गई 20 रुपए की। ये उत्तर है। 5 15 आ रहा है ना। बहुत बढ़िया सवाल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, एजेस ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो। एक क्यूबॉइड घनाभ है, उसकी एजेस यानी कि किनारों का जो अनुपात है वो 6:3:2 है। एक घनाभ के किनारों का अनुपात 6:3:2 है। बोला टोटल सरफेस एरिया 1800 है। टोटल सरफेस एरिया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा, बताएं। वॉल्यूम पूछा है आपसे। जल्दी जल्दी कर दें। देखो, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में और टोटल सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैं रेशियो में कैलकुलेशन करता हूं, रेशियो में ही बताओ। अब ये क्यूबॉइड की तीनों एजिस का रेशियो है मेरे दोस्तों, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी 6×18 प्लस बी एच, बी एच का मतलब 3 दूनी 6 प्लस एच एल 6 दूनी 12। यह आएगा रेशियो के हिसाब से 18 12 30 6 36 दूनी 72 72। यानी कि रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया आएगा 72, जबकि दिया कितना है 1800। तो अब बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 18 चौक 72, 4 से 100 जाएगा 25 गुना, यानी कि एरिया का मल्टीपल 25 है। एरिया का मल्टीपल 25। आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएच। इन दोनों की सीधी सीधी गुणा ये होगा वॉल्यूम रेशियो में। ऐसा नहीं मैं यहां पे साइड निकालता अपने गधों की तरह निकाल लो साइड। एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया का मल्टीपल 25 है तो लेंथ का मल्टीपल 5 होगा। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम का मल्टीपल होगा 5 का क्यूब। इसमें सीधा 5 का क्यूब से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों। 6 तिया 18 और दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 36। 36 गुणा 125 आ जाएगा। 36 गुणा 125। 125 चौका 500 और निम्मा 4500 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए कर पाओगे? अबे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो। इतना आसान सवाल हमने तुमसे पूछा है मेंस वालों ने। बताइएगा। ओके, ये तो सब मैंने करवा दिया। चलो एक और सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है भाई, एक सवाल और हाइट एंड डिस्टेंस का। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू 10 मीटर टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर एंड बिल्डिंग इज 50√3 मीटर अपार्ट। फाइंड हाइट ऑफ टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू 10 मीटर टॉप ऑफ बिल्डिंग। भाई ये टावर है, ये है एक टावर, और दोस्त ये है एक बिल्डिंग। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर ऊंची है। छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं भैया, बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंची। अब टावर और बिल्डिंग के बीच की जो दूरी है, टावर एंड बिल्डिंग आर 50√3 मीटर अपार्ट। इनके जो बीच की दूरी है वो 50√3 मीटर है। ठीक है, बोला टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री। टावर का टॉप है, अब बिल्डिंग के टॉप का जब मैं डिप्रेशन एंगल देखता हूं वो कितना है? 60 डिग्री है। ये जो एंगल है ये आपको 60 डिग्री दिया, डिप्रेशन एंगल टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का। तो आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है, ये सवाल है। टावर की हाइट बताएं बच्चों। कैसे होगा भाई साहब ये क्वेश्चन? आप यहां से सीधी लाइन खींचेंगे, ये 60 डिग्री आएगा ये भी,
अगर ये 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगा। अब ये 50√3 है तो ये भी तो 50√3 होगा। अब ये 30, 60, 90 नहीं बन गया? अभी 30, 60, 90 नहीं बन गया? अब 30 डिग्री के सामने अगर 50√3 है तो 60 के सामने क्या होगा? 50√3 का भी √3 गुना 150 मीटर हो जाएगा, 150। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होता है, 50√3 का √3 गुना 150। अब 150 और 10 टोटल आ गया। टावर की हाइट 160 मीटर, 160 मीटर ऊंचा टावर है। बताइए, बताओ। हम्म, ये हो गया भाई, ये वाला भी हो गया, मोड मीडियन वाला हो गया, ठीक है। क्यूब वाला हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये हो गया 13% हो गया, पी क्यू आर हो गया। हाँ जी। एसिड, देखो ये सवाल भेजा तो कई बालकों ने हैं, बट मुझे इसमें अभी तक इसकी लैंग्वेज ठीक क्लियर नहीं है। आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। एसिड से वाटर का जो रेशियो है कंटेनर ए में वो 7:9 है। आपके पास एक कंटेनर ए है, ए, जिसमें एसिड से वाटर का रेशियो कितना है? 7:9, 7:9। और 80 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है? 80 लीटर मिश्रण है, ठीक है भाई। 20 लीटर कंटेनर बी में डाल दिया। अब इसमें से 20 लीटर निकाला, अब इसमें से 20 लीटर निकाला और हमने कंटेनर बी में डाल दिया। कंटेनर बी है, फिर कंटेनर बी में वो डाल दिया। 20 लीटर इसमें से निकाल के हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर ए में 20 लीटर पानी डाल दिया, ऐसे लिख लेता हूं। 80 लीटर मिश्रण था, हमने 20 लीटर निकाला और फिर हमने कंटेनर ए में 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, वाटर, 20 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। फिर ए से 32 लीटर बी में डाल दिया। पहले हमने ए से 20 लीटर निकाल के बी में डाला था, फिर ए से 32 लीटर निकाल के बी में डाला है। तो आपसे पूछा, बताओ कंटेनर बी में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? कंटेनर बी में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? जवाब दो, बताएं बच्चों। कंटेनर ए में एसिड वाटर का रेशियो करेंगे भाई साहब। ऐसा सवाल आया था क्या कुछ? बताओ, यही डाटा था कि कुछ और था? मुझे बताना एक बार। सुन नहीं रहे हो आप लोग मेरी बात। आपके पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर है ए, दूसरा कंटेनर है बी। कंटेनर ए में एसिड वाटर का रेशियो 7:9 है, ठीक है भाई साहब। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। अब आपने इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला और उसको कंटेनर बी में डाल दिया। फिर उसके बाद जो है आपने कंटेनर ए में 20 लीटर पानी मिला दिया। अब जो मिश्रण बना उसमें आपने दोबारा से 32 लीटर निकाला, फिर जो है दोबारा 32 लीटर निकाला और कंटेनर बी में डाल दिया। तो आप मुझे बताओ कंटेनर बी में एसिड से वाटर का रेशियो क्या होगा? ये आपसे पूछा गया, जवाब दें। तो देखिए यहां एसिड वाटर का रेशियो 7:9 है। अगर आप इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालेंगे, आपने वाटर मिलाया ना, हम एसिड पे फोकस करते हैं। आपने यहां पे 20 लीटर मिश्रण डाला है, हम फोकस करते हैं एसिड पे। अगर आप इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालोगे तो उस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 7:9 होगा। तो एसिड कितना होगा? 7/16। टोटल 7, 9, 16 है, तो उसमें से एसिड कितना होगा? 7/16। आप बोलोगे हां जी सर। एसिड से वाटर का रेशियो 7:9, एसिड कितना है? 7/16। 80 लीटर मिश्रण था, आपने 20 लीटर निकाला है, 1/4, 1/4। फिर आपने 20 लीटर पानी मिला दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 3/4। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। तो आ जाएगा 21/64, ये आ जाएगा 21/64। यानी कि अब इसमें जो भी आपका कंटेनर बोला है, कंटेनर ए में एसिड का कंसंट्रेशन 21/64 है। अब आप इसमें से 32 लीटर निकालते हो। कितना निकालते हो? 32 लीटर। उस 32 लीटर में एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 21/64 एसिड का कंसंट्रेशन। तो आपसे पूछा है, क्योंकि जितना भी आप निकालोगे उसमें 21/64 तो रहेगा ही। बी में एसिड से वाटर का रेशियो क्या है बताइएगा?
तो भाई बी में आपने 2 बार मिलाया, एक तो आपने 20 लीटर मिलाया था पहले जिसमें एसिड था 7/16, पर आपने 32 लीटर मिलाया है जिसमें एसिड है 21/64। तो ये सवाल बन गया अब आपका एलिगेशन का। तो 20 और 32 का रेशियो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 4 पंजे 20 और ये 4 अट्ठे 32। सिंपल सी सीधी सीधी गुणा, तो 35/16 और यहां पे आप करोगे भाई 8 गुणा 21/64, 21/8, 21/8 का मतलब 42/16 हो गया एक तरीके से, ठीक है, 42/16 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 13। तो 35 प्लस 42 हो जाएगा 77/16 गुणा 13। 16 गुणा 13 मतलब 208। तो 77/5 2 7 4 3 208। ये बी में एसिड आ गया आउट ऑफ टोटल, यानी कि एसिड 77 है, ठीक है भाई। तो उसमें से वाटर कितना होगा? ये माइनस कर देंगे 1 और 20 में 7 गया 13। 77 रेशियो 131 ये आ रहा है। यही है क्या? एक दूसरा तरीका भी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। इस सवाल की पहले हमको लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि इसकी लैंग्वेज है क्या, क्योंकि एक शब्द बदलने से पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। आपके पास 2 कंटेनर है ए और बी, एसिड वाटर का रेशियो 7:9 है। इसमें एसिड कितना है आपका? एसिड वाटर का रेशियो 7 रेशियो ना, टोटल है 80 लीटर। अब आपने इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला और वो आपने कंटेनर बी में 20 लीटर डाल दिया, कंटेनर बी में 20 लीटर डाल दिया। तो जो आप यहां से 20 लीटर मिश्रण निकालोगे उसमें एसिड कितना होगा? एसिड तो ये होगा ना, टोटल 16 में से 7 पार्ट, 7/16 एसिड होगा, 7/16। फिर आपने उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। तो आप मुझे बताओ, 20 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है भाई, 20 लीटर पानी मिला दिया और उसके बाद जो मिश्रण बना है उसका आपने 32 लीटर निकाला, उसका 32 लीटर, और 32 लीटर आपने यहां पे डाल दिया। तो आपसे पूछा कि अब बी में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, यह सवाल था। तो तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है भाई साहब। चलिए, तरीका इसका और भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चलो, और कोई क्वेश्चन यहां पर? ये हो गया, ये हो गया, ये वाला भी हमने बता दिया आपको। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं था। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन आया है, 58 स्क्वायर माइनस 46 स्क्वायर बटे 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर प्लस सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा का मिक्स है। 48 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर अपॉन 52 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, ये सवाल है। इसको सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये सॉल्व होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। सवाल आसान है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। नो, अगला सवाल प्रॉब्लम ऑन एजिस से। ए, बी और सी की करंट एज का समय 20 साल। ए प्लस बी प्लस सी की करंट एज का जो समय, वर्तमान आयु का जो योग है वो 20 साल है, 20 साल। ये प्रेजेंट में बोला है। आगे बोला गया कि 2 साल पहले, 2 साल पहले ए और बी की एज का जो समय, 2 साल पहले ए और बी की एज को तो कुछ और रही होगी ना। ए बी सी की अगर प्रेजेंट में एज ए बी सी है तो 2 साल पहले मान लेते हैं ए डॉट बी डॉट है। 2 साल पहले ए और बी की एज का सम सी से 6 साल कम है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछिए सी की प्रेजेंट एज बताओ, सी की प्रेजेंट एज, ये सवाल है। आया ये वाला क्वेश्चन? बता दो भाई साहब, बता दो। 3 बंदे हैं ए बी सी, उनकी प्रेजेंट में एज है 20 साल, प्रेजेंट एज का सम। 2 साल पहले ए और बी की एज का जो योग है वो सी से 6 साल कम है, सी की प्रेजेंट एज। अच्छा एक बात बताओ, 2 साल पहले ए की एज ये थी, तो अभी कितनी होगी मेरे दोस्तों? अभी कितनी होगी? ए प्लस 2। ये कहानी जो है वो 2 साल पहले की है। ए प्लस बी बराबर सी माइनस 6,
ठीक है ना। अगर मैं 2 साल बाद की कहानी देखूं तो 2 साल बाद तो ये फर्क नहीं आएगा ना, 2 साल बाद तो कहानी चेंज हो जाएगी। आंसर 26। आंसर 26 कैसे आ सकता है? ए प्लस बी प्लस सी तो 20 साल दिया है। सही डाटा बताओ। एवरेज 20 था। अच्छा, एबीसी का करंट एवरेज एज 20 है। करंट एवरेज एज 20 है तो टोटल कितना आ जाएगा? 60 साल आ जाएगा टोटल। टोटल एबीसी की एज 60 साल आ जाएगी। ठीक है। ओके। अब ये 2 साल पहले कहानी ये थी। अब अगर लेकिन अभी की बात करें तो ए की एज तो 2 साल बढ़ जाएगी ना, बी की एज भी 2 साल बढ़ जाएगी, बी प्लस टू प्रेजेंट की बात करें, और सी की एज भी 2 साल बढ़ जाएगी, और ये माइनस का 6। तो यानी कि ये हो जाएगा, ये एक दो से एक दो कट जाएगा, तो ए प्लस बी जो आएगा यहां से वो सी माइनस 8 आएगा। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो सी माइनस 8 होनी चाहिए, प्लस सी बराबर 60। तो 2C 68 है, तो सी की जो वैल्यू है वो 34 आ रही है भाई यहां से, 34। अरे बोलो। हर कोई बालक अपना अलग अलग आंसर बता रहा है। करंट में बताओ जी, करंट में क्या है? ए बी सी की करंट में एवरेज एज 20 है, तो टोटल क्या हो जाएगी? 60। अब ए और बी की 2 साल पहले एज का सम जो है सी से 6 कम था, लेकिन प्रेजेंट में तो ये आ जाएगा ना, ए प्लस बी बराबर सी माइनस 60। ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो सी 34 आएगा। इजी है क्वेश्चन। डाटा चेंज होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। डाटा चेंज होगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ओके। और कोई सवाल है इसमें खतरनाक सा? नहीं, और क्वेश्चन नहीं। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जैक 1 ब्लैक कार्ड 1 इवन कार्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स। बात को सुनेगा। इसमें से 3 कार्ड निकाले जाते हैं आफ्टर रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट 3 कार्ड निकाले जाते हैं, 3 कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि पहला कार्ड जो है जोकर है, दूसरा कार्ड जो है वो एक ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड 1 ब्लैक कार्ड, और तीसरा जो कार्ड है वो एक इवन नंबर कार्ड है, थर्ड वन एक इवन नंबर का कार्ड है। इसकी क्या प्रायिकता है? जवाब दो मेरे दोस्तों। इवन कार्ड। आपके पास 52 ताश के पत्ते हैं। ये आफ्टर रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? आफ्टर रिप्लेसमेंट का बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। आफ्टर रिप्लेसमेंट देखो, 52 ताश के पत्ते, उसमें से 3 कार्ड निकाले जाते हैं। एक तो होता है तरीका कि आपने तीनों कार्ड एक साथ निकाल लिए, उसको बोलते हैं रैंडमली कार्ड निकालना। आफ्टर रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने पहले एक कार्ड निकाला, तो पहला कार्ड आपका निकलना चाहिए जोकर, फिर उस कार्ड को आपने वापस डाल दिया, फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड आपका ब्लैक कार्ड निकलना चाहिए, ब्लैक। समझ में आई बात? ब्लैक कार्ड। फिर ब्लैक कार्ड निकल गया, फिर आपने उसको वापस डाल दिया, फिर तीसरा कार्ड जो आपने निकाला वो इवन नंबर का कार्ड निकलना चाहिए, इवन नंबर का। तो क्या प्रोबेबिलिटी है बताइएगा, जवाब दो। अगर देखो जोकर कितने होते हैं? 4 जोकर होते हैं। आप 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालेंगे तो उसके जोकर होने की क्या प्रायिकता होगी? 4/52। अब आपने जोकर का कार्ड निकाल के वापस उसी में डाल दिया, दोबारा से कार्ड 52 हो गए। दोबारा से आप 52 कार्ड्स निकालते हो, उसमें से एक ब्लैक निकलने की क्या प्रायिकता है? ब्लैक कार्ड होते हैं 26। टोटल 52 कार्ड में से 26 आपके रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो ये हो जाएगी 26/52 मल्टीप्लाई। फिर आपने इवन नंबर का कार्ड निकाला। आप मुझे बताओ, ब्लैक कार्ड निकाल के फिर आपने वापस डाल दिया, दोबारा से 52 कार्ड हो गए। इन 52 कार्ड में से एक इवन नंबर का कार्ड। अब इवन नंबर के कार्ड हैं 2 4 6 8 10। यही इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10।
ठीक है भाई। फिर 11 12 13 तो रानी और जोकर और वो होता है, किंग होता है। यानी कि हर टाइप के 5 कार्ड इवन है, 1 2 3 4 5, टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं। तो इवन कार्ड कितने होंगे? 20। तो ये 20/52 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आनी चाहिए। तो 26 से 52 2 बार, 4 से 52 आपका जाएगा 13 बार, और फिर 4 से इसको काटेंगे 20 5 बार, और 4 से जाएगा 13 बार। ठीक है भाई। तो 5 बटे अब 13 169, 169 का दुगना आ जाएगा भी 340 से 2 कम 338। ये आंसर है 5/338। यही आंसर आया सबका। तो इसमें गलती मत कर देना, यहां रैंडम कार्ड नहीं निकालेंगे, रैंडमली होता तो सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल अलग होता। यहां आपने पहले एक कार्ड निकाला जोकर, फिर वो आपने वापस गड्डी में डाल दिया, फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला ब्लैक कलर का, फिर वो आपने दोबारा गड्डी में डाल दिया दोबारा, फिर आपने सफल करके फिर तीसरा कार्ड निकाला इवन कार्ड। तो हर बार कार्ड 52 में से ही आप निकाल रहे हो टोटल। तो तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सवाल पूछा गया है। एक सेकेंड बोलिए। दो ईयर पहले, एक सेकेंड, सवाल का डाटा बच्चा ठीक बता रहा है, दिखाना केशव क्या बता रहा है वो। ए बी सी की प्रेजेंट में एवरेज एज 20 साल है, तो टोटल हो जाएगा 60 साल। 2 साल पहले ए और बी की एज का जो सम था वो सी से 6 साल कम है। 2 साल पहले ए एंड बी की एज का सम सी से 6 ईयर कम है, यही बोला है ना। तो आपसे पूछा है सी की प्रेजेंट एज, सी की प्रेजेंट एज देखते हैं। अगर ए बी सी की करंट में एवरेज एज 20 साल है करंट में, तो आप मुझे बताओ ए और बी की 2 साल पहले, ए बी और सी की 2 साल पहले एवरेज एज क्या रही होगी। अगर अभी प्रेजेंट में एवरेज एज 20 साल है तो 2 साल पहले एवरेज एज क्या रही होगी? 18 साल तीनों की। अगर एवरेज एज 18 साल है 2 साल पहले, तो टोटल कितना है? 54। 3 लोग हैं तो टोटल हो गया 54। अब यहां से a प्लस बी जो है वो क्या है? वो c से 6 साल कम है, यानी कि a प्लस बी का मान है c माइनस 6। और यहां से c आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 54 प्लस 6 30, 54 प्लस 6 60/2 30, तो c की आ जाएगी 30। तो c की जो एज है मेरे दोस्तों 30 आई है, 2 साल पहले की आई है, 2 साल पहले की। तो c की जो प्रेजेंट एज आएगी वो 32 आएगी। हाँ अब ठीक है, अब आपने सही बताया है। ठीक है जी। तो ये आपके सवाल थे जो मैंने आपको कराए। अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, प्रोबेबिलिटी का सवाल बहुत जबरदस्त है। ठीक है दोस्त, चलो और कोई बढ़िया सवाल आएगा तो मैं अलग से उसकी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अगर और कोई अच्छा सवाल आप पूरे डाटा के साथ भेजोगे। वैसे जो रैंडमली सवाल बच्चों को याद थे वो यही याद है, ठीक है, जो मैंने आपको करवा दिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है भाई। चलिए आज इतना ही, बाकी कल। ठीक है भाई। सर विदाउट रिप्लेसमेंट था, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक सेकेंड, हाँ वही मतलब है भाई इसका। ठीक है, एक बात और, एक हफ्ते बाद जो है सीएचएसएल का मेंस का पेपर है। सीजल का तो पेपर हो गया, जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं उसमें भी यही पैटर्न देखने की चांस है। मतलब हो सकता है कि आपका जो सीजल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, उसमें डीआई का एक भी क्वेश्चन ना आए। जो मैंने चीजें लिखी है ना, ध्यान सुनेगा, डीआई का एक भी सवाल ना आए, अर्थमेटिक ज्यादा है, मैं सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, और पेपर कैलकुलेटिव आने के ही चांसेस ज्यादा हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए ना, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, सीआईएसआई के, एक बार उनको जरूर देख लेना।
ऐसा ही मिलता जुलता पैटर्न रहेगा आपके CHSL का पेपर का भी। ठीक है बच्चों।